स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स की क्लास में विलगित गोलीय चालक की धारिता पर विचार करेंगे। ठीक है, देखिए विलगित गोलीय चालक यानी कि एक गोले, जिसे कि रफ पर हम समझ लेते हैं, एक आवेशित गोला बनाए, इसको हम आवेश देना प्रारंभ करेंगे यानी कि आवेशित करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको आवेशित करने के लिए बताए थे, जिसमें प्रेरण बताए थे। तो जो ही इस गोला को आवेश देंगे तो आवेश देने के पश्चात ये आवेश इसके पृष्ठ पर हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। जैसे कि पीछे में आप लोग समविभवी पृष्ठ के बारे में जानते हैं, हम चर्चा भी किए थे। ये जो आवेशित चालक होती है ऑलरेडी वो समविभवी पृष्ठ भी होती है। तो इसको हम जो ही आवेश देंगे तो ये गोले पर चारों तरफ ये आवेश फैल जाएगा। फैलने की पश्चात ये करेगा क्या आवेश कि ये सतह गोले की पृष्ठ की जो पृष्ठ है, पृष्ठ से इससे जो बल रेखाएं निकलेगी ये पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। जैसे देखो हम इसको आवेशित किए, इस गोले को आवेश दिए, आवेश देने पर ये चारों तरफ गोले के पृष्ठ पर फैल गया। हम लगभग इस फोटो में 4 पर भी विचार किए हैं, 4 आवेश पर भी विचार किए हैं। हम 4 से अधिक आवेश पर भी विचार कर सकते हैं। जैसे कि इस फोटो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आवेश के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, इसमें केवल 4 आवेश के बारे में चर्चा किए हैं क्योंकि फोटो जो है स्पष्ट हो। तो आवेश फैलेगा तो इस आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं जो होगी इस पृष्ठ के लंबवत होगी। देखिए इस पृष्ठ की लंबवत ये बल रेखाएं हैं, इसकी कारण जो बल रेखाएं निकल रही है, इसकी कारण जो बल रेखाएं निकल रही है पृष्ठ के लंबवत हैं। इसी तरह ये सब लंबवत हैं। तो एक बड़ा रीजन होगा क्या इसमें कि जब लंबवत होगी तो ये ऑलरेडी यदि इसको नीचे हम गोले के केंद्र तक आएंगे तो देखिए ये गोले के केंद्र पर आ गया, लंबवत होगा ये तो गोले के केंद्र पर आएगा, ये भी लंबवत हुआ तो ये भी गोले के केंद्र पर आएगा, ये भी लंबवत हुआ तो गोले के केंद्र पर आएगा, ये भी लंबवत हुआ तो गोले के केंद्र पर आएगा। यानी कि विभव ये टोटल बल रेखाएं जो होगी गोले के केंद्र पर निहित होगी। ठीक है, तो हम लिखे हैं कि माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। ये एक जो गोला है विलगित गोलीय चालक है, इसका त्रिज्या कितना है, आर है। इसे क्यू आवेश दिया जाता है, यानी कि हम क्यू आवेश, देखो यहाँ पर ये क्यू आवेश दिए, इसको हम क्यू आवेश देंगे, रफ के लिए बता देते हैं क्यू आवेश देंगे। ठीक है, तो क्यू आवेश देने के बाद ये क्या होगा, ये पूरे पृष्ठ पर आवेश जो है फैल जाएगा। ऐसा नहीं एक ही जगह समाहित हो जाएगा, निहित हो जाएगा, ये पूरे जगह क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, जबकि गोले का विभव भी है, ये जो गोला लिए हैं इस गोले का विभव कितना है, भी है। तो गोले के पृष्ठ पर विभव का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस पृष्ठ पर विभव का मान पहले निकाल लेंगे और तब उसके बाद चालक की हम क्या करेंगे, गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। सबसे पहले इसमें विभव का मान निकालेंगे। ठीक है, जब विभव का मान निकल जाएगा तब हम इसका धारिता निकाल लेंगे। तो विभव के बारे में आप लोग जानते हैं कि पृष्ठ पर विभव भी बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। तो इसमें हम R को कितना लिए हैं, कैपिटल R लिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटल R ले लेंगे। ठीक है, ये तो ये जो गोला लिए हैं इस गोले का विभव भी हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे R हो गया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, ऑलरेडी धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता को हम कल विश्लेषण किए थे पिछले वीडियो में। धारिता को हम C से सूचित करते हैं और C बराबर हो जाता है Q/V हो जाता है। देखिए ये ध्यान दीजिए, C बराबर क्या हो जाता है, Q/V हो जाता है।
तो ऑलरेडी जब c बराबर q बटे v हो जाता है तो हम इसमें v का मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि c बराबर q बटे v। तो यहाँ पर देखिए पहले से इस गोले का विभव यानी कि v ये आया है, हमें c निकालना है। तो c निकालने के लिए हम q भाई v फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और यहाँ पर हम v के वैल्यू पुट कर देंगे। तो हो जाएगा यह c बराबर q बटे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। ठीक है, ये देखिए q से q ये कैंसिल हो जाएगी और बचेगा ये टोटल नीचे है तो ये टोटल क्या हो जाएगा ऊपर चला आएगा, हो जाएगा या c बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी कि ये जो गोला है एक विलगित गोलीय चालक होती है, उसकी धारिता हो जाता है c बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहां आर गोले की त्रिज्या है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर एक ये ध्यान देना है कि ये जो आर और सी में रिलेशन देखिए, ये यदि आर बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, यदि सी अधिक रहेगा तो आर भी अधिक रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं और यदि ये इसमें वृद्धि होगा तो इसमें वृद्धि होगा, यदि इसमें वृद्धि होगा तो इसमें वृद्धि होगा। और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक अचर संख्या है। तो एक विलगित गोलीय चालक की धारिता c बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बाबू, ये विलगित गोलीय चालक की धारिता का अभी हमने व्यंजक प्राप्त किया, तो उसमें विलगित गोलीय चालक की धारिता c बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसी पर धारिता गोलीय चालक की धारिता पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए और अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 के पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी विद्युत धारिता की गणना करें। अर्थात जो अभी विलगित गोलीय चालक की धारिता निकाले तो वे एक गोला था और पृथ्वी भी एक गोला है, तो हम पृथ्वी के भी विद्युत धारिता ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि पृथ्वी भी एक गोला की आकार का है। तो यहाँ पर पृथ्वी का त्रिज्या हम लोग को रेडियस दिया है, सॉरी व्यास दिया है, तो व्यास बराबर हम लोग को दिया है 1.28 गुणे 10 के पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, किमी का मतलब कि किलोमीटर। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, ये देखो 1.28 गुणे 10 के पावर 4 है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 1.28 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.64 गुणे 10 के पावर 4 किलोमीटर, यानी कि हम पृथ्वी की त्रिज्या निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम धारिता निकालते हैं त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या निकाल दिया, इसलिए पृथ्वी का जो व्यास दिया था उससे हम त्रिज्या निकाल दिया। एक बात और यहाँ पर है कि ये किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर कोई एसआई मात्रक नहीं है, इसका एसआई मात्रक हम बदल देंगे, तो इसके जो ये किलोमीटर है इसको हम एसआई मात्रक में बदलेंगे तो ऑलरेडी किसमें होगा, मीटर में होगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो त्रिज्या बराबर, इसलिए त्रिज्या बराबर 0.64 गुणे 10 के पावर 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 मीटर। किलोमीटर से मीटर में बदले तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो जाएगा बराबर 0.64 गुणे 10 के पावर 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चालक की धारिता यानी कि पृथ्वी की धारिता की गणना करना है। तो बाई फॉर्मूला C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक बात और समझना है, ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इस पर हम विचार करेंगे। पहला चैप्टर हम लिखे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाता है 9 × 10⁻⁹। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं।
ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाए हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान निकालेंगे, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो हम इसमें मान रख लेंगे, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान आके 1/9 गुणे 10 के पावर 9, और आर की मान, ये आर की मान है, त्रिज्या की मान है 0.64 गुणे 10 के पावर 7। इसलिए C बराबर हम दोनों को मान रखेंगे, तो इसका मान यहां से लेंगे तो 1/9 मल्टीप्लाई 10⁹ इंटू R के मान ये हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मान रखे और R का मान रखे, और ये जो हम C निकाल रहे हैं तो C का SI मात्रक फेराडे होता है, तो फेराडे इसका SI मात्रक लिख दिया। ठीक है, जब इसको हम पूरे ये जो है इसको हम हल करेंगे, तो हल करने के पश्चात पूरे को आ जाएगा 7 से 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेराडे। ठीक है, अब इसको ये यदि इसको विलुप्त करेंगे तो माइक्रो फेराडे हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻6 हटाएंगे तो माइक्रो फेराडे हो जाएगा। तो बराबर 711 गुणे 7 से 11 माइक्रो फेराडे हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पॉइंट है छोटो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। जो आवेशित चालक होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, उस पर हम विचार करेंगे कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आखिर होता क्या है। ठीक है, हम इसको शुरू से पुनः समझा देता हूं कि आवेशित चालक में होता क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम एक आवेशित चालक लिए, ये आवेशित चालक हो गई, इसमें इसको हम आवेशित करेंगे, यानी कि सॉरी ये आवेशित चालक नहीं है, केवल चालक है। ठीक है, हम इसको आवेशित करेंगे, इसको Q + Q आवेश देने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा क्या, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होगी फिजिक्स की। जो ही हम इसको Q आवेश देंगे तो फिजिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटेगी। उस घटना को आप लोग देखिए कि क्या क्या हो रहा है। तो ये जब +Q आवेश हम इसमें देंगे तो ये टोटल आवेश एक साथ नहीं चल जाएगा। जैसे कि बैटरी की चार्जर है, बैटरी है, जब हम आवेश देते हैं, चार्जिंग करना, बैटरी चार्ज करना का मतलब कि अब बैटरी को आवेशित कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। बैटरी जो होती है, मोबाइल की बैटरी जो होती है ऑलरेडी वे आवेश चालक होती है, सपोज दैट, और उसको हम चार्जर के जरिए यानी कि चार्जर के माध्यम से चार्ज करते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसको आवेशित कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखने में ये बात मिलता है कि जो आवेश होती हैं वे एक ही साथ बैटरी में नहीं चली जाती है। जो चार्जर होता है, जो हमारे डायरेक्ट जो पावर है, बिजली है, उसमें बहुत बड़ा आवेश होता है। उस आवेश को, चार्जर की काम यही है कि वो बड़ा आवेश को तोड़कर छोटा छोटा करके मोबाइल में भेजना। तो छोटा छोटा करके वो मोबाइल में यानी कि बैटरी में भेजता है। तब भी बैटरी करता क्या है कि एक बार उसका भी डायरेक्ट नहीं ले पाता है आवेश, वो धीरे 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 करके 10%, 15%, कल जैसे समझाए थे तब 100% होता है। सेम वही क्रिया जो अभी बताने जा रहा हूं, उसी आधार पर मोबाइल की बैटरी जो होती है चार्ज होती है। एक ये सपोज दैट ये एक चालक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि मोबाइल की बैटरी है, और यहां से +Q आवेश देते हैं। तो ये +Q आवेश देंगे तो ये डायरेक्ट नहीं लेगी, हम इसको +Q आवेश को हम डायरेक्ट बिजली मान लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो बैटरी है यानी कि चालक है, एक बड़ा आवेश, एक भारी आवेश डायरेक्ट नहीं लेता है, छोटे छोटे रूप में आवेशों को छोटे छोटे टुकड़ा में करना पड़ता है।
यहाँ पर हम एक चार्जर लगा देते हैं और चार्जर के माध्यम से इस आवेश को, ये आवेश प्लस Q इसमें आएगा तो इसको छोटा छोटा रूप करके और तोड़कर तब इसमें भेजेगा, तब ये आवेशित होगा, जो चालक है वो आवेशित होगा। ठीक है, अब देखिए कि होगा क्या, इसमें घटना क्या घटेगी। मान लीजिए कि ये प्लस Q आवेश हम देने के लिए सोच रहे हैं, इसको, ये चालक जो है इसको हम प्लस Q आवेश देने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लस Q आवेश डायरेक्ट न जाकर Q1 Q2 Q3 डट इतने छोटे छोटे रूपों में होकर इसमें जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटना क्या होगी कि ये जब Q1 इसमें इंटर करेगा यहाँ पर, तो उस समय Q1 इंटर करने के पहले चालक में कोई आवेश मौजूद नहीं है। Q1 तो डायरेक्ट इसमें इंटर कर जाएगा, ये इंटर कर जाएगा, कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर Q1 को इंटर करने में कोई प्रतिकर्षण, किसी आवेश का प्रतिकर्षण सहना नहीं पड़ेगा। यानी कि Q1 जब इंटर किया तो इसके द्वारा Q1 को इंटर कराने में किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, यहाँ तक कार्य शून्य है, डायरेक्ट इंटर कर दिया बिना टेंशन। लेकिन जो ही यहां से ये इंटर कर गया तो इसके इंटर करने के बाद हम फिर इसको इंटर कराना स्टार्ट करेंगे, यानी इसको इसमें भेजना स्टार्ट करेंगे। जो ही Q2, ये देखो, जो ही Q2 यहां से ये इंटर करना प्रारंभ करेगा इसमें, ठीक है, जो ही इसमें इंटर करना प्रारंभ करेगा तो अब Q1 क्या करेगा, ये Q1 जो है, ये Q1 क्या करेगा, क्योंकि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो Q1 और Q2 के बीच एक प्रतिकर्षण होगा, जिसे हम बताए हैं कि समान आवेश जो होती हैं, समान नेचर की आवेश होती है, उसके बीच क्या होती है, प्रतिकर्षण होती है। तो Q1 इंटर करेगा तो Q2 इंटर करेगा तो Q1 इसको प्रतिकर्षण करेगा, Q1 और Q2 के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमेशा Q1 चाहेगा कि Q2 कभी इसमें इंटर न करे, तो अब भी हमें इंटर कराना है, इसमें इंटर कराना है, हम इंटर कराते हैं। तो ये प्रतिकर्षण बल के विरोध, Q1 और Q2 के बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रही हैं, उसके विरोध एक प्रकार के हमें कार्य करना पड़ता है। ये कार्य करेंगे तभी ये इंटर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। Q1 के तो इंटर कराने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, क्योंकि इसमें कोई अलग कोई आवेश नहीं था, इसलिए प्रतिकर्षण बल नहीं हो रहा था। लेकिन Q2 को जो ही इंटर कराएंगे तो ये Q1 और Q2 को प्रतिकर्षण बल आपस में कार्य करेगा, इसलिए उसके विरोध में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अभी तो हम परिभाषा क्लियर किए, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम Q1 Q2 इंटर कराए, मान लीजिए कि Q2 यहाँ पर आ गया, हम एक प्रकार की कार्य करके Q2 को भी इंटर करा दिए। ठीक है, अब यहां से फिर हम करेंगे क्या कि ये Q3 को इंटर कराएंगे। अब देखिए Q3 इंटर होगा तो क्या होगा, Q3 जो ही इसमें प्रवेश करेगा तो Q1 Q2 के द्वारा Q3 पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि पहले देखिए यहाँ पर Q1 के कारण ही Q2 पर प्रतिकर्षण बल लग रहा था, तो उतना प्रबल नहीं था जितना कि ये दोनों मिलकर और इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो यहाँ पर Q1 जब इंटर किया था तो वहां पर तो प्रतिकर्षण बल का मान शून्य था, तो मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। लेकिन Q2 जब इंटर किया तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल Q1 के कारण हो रही थी, तो उसको इंटर कराने के लिए मेरे द्वारा कुछ कार्य करना पड़ा। लेकिन Q3 जो ही इंटर कराए तो Q1 और Q2 के द्वारा प्रतिकर्षण बल Q3 पर लगाया गया, तो Q3 को इंटर कराने में हमें इन दोनों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि Q3 भी इसमें इंटर हो गया। अब देखिए जब Q3 इंटर होगा तो ये तीनों मिलकर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान लीजिए Q4 यहाँ पर इंटर कराएंगे तो ये तीनों मिलकर इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो और पहले की अपेक्षा और हमें प्रबल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम किसी भी चालक को जब आवेशित करते हैं तो एक प्रकार के कार्य करना पड़ता है। वही कार्य
चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती हैं। उसी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखो बाबू, हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखे हैं। परिभाषा ये लिखे हैं कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है, ठीक है, जो उससे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। अर्थात ये एक चालक पदार्थ था, इसको हम प्लस क्यू आवेश दिए, यानी कि प्लस क्यू आवेश को मैंने क्रिया बताई कि तोड़ 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 कर छोटा छोटा करके इसमें भेजेंगे। तो ये पहले से तो अनावेशित था, लेकिन प्लस क्यू आवेश जब दे दिए कि ये आवेशित हो गया, तो अनावेशित से आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो बाबू, यहां से थोड़ा हम इसके थ्योरम पर आते हैं, परिमेय पर आते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इसमें क्या क्या बदलाव होगा। मान लीजिए कि हम Q1, Q2, Q3 डट हम आवेश इसको दे रहे हैं, तो इसमें बदलेगा क्या क्या। सबसे पहले तो हम इसको Q1 आवेश देंगे, यहाँ पर Q1 आवेश दिए, जब इसमें आवेशित किए यानी कि Q1 आवेश दिए, तो इसके विभव में बदलाव होगा, यानी कि आवेशित करते हैं तो विभव में उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। मान लीजिए कि हम इसको Q2 आवेश दिए तो इसका विभव V2 हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे कल मैंने समझाए थे कि जिस तरह हम एक बर्तन में द्रव को डालते हैं तो द्रव की स्तर में वृद्धि होती है, अर्थात द्रव के बर्तन की स्तर में वृद्धि होती है, अर्थात उसकी स्तर में बदलाव होती है हमेशा। उसी प्रकार यदि एक चालक, अनावेशित चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसकी विभव में हमेशा बदलाव होती है। इस प्रकार हम लोग समझे कि जिस तरह उधर यानी कि द्रव और बर्तन में द्रव डालते हैं तो स्तर में वृद्धि होती है, उसी तरह किसी अनावेशित चालक में आवेश डालते हैं यानी कि उसको आवेशित करते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। स्तर का मतलब कि विभव। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें आवेश को हम भरेंगे तो इसकी विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश दे रहे हैं तो इसकी विभव परिवर्तन हो रहा है, विभव में बदलाव हो रहा है। दो चीज इसमें बदल रहा है, आवेश बदल रहा है और क्या हो रहा है, विभव बदल रहा है। लेकिन इसकी धारिता जो है ये एक लिए हैं गोले की आकार की एक पिंड लिए हैं, इसकी धारिता चालक लिए गोले की आकार की चालक लिए, इसकी धारिता कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी में कितना भी हम आवेश क्यों ना दे दें, वो जिस आकार की रहती है उसी आकार की रहेगी। ऐसा बात नहीं है कि हम आवेश दे दें तो उसकी आकार आकृति चेंज हो जाएगी, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें इसकी विभव में वृद्धि, जो जो हम आवेश में वृद्धि कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसके विभव में वृद्धि हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आवेश में परिवर्तन हो रहा है, विभव में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसकी धारिता जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो बाबू, हम ये लिखे, ये तो आप लोग की परिभाषा है, तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको प्रूव करना स्टार्ट किया हूँ, यानी कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, मैंने कोई चालक लिए, उसकी धारिता C है। मान लीजिए कि ये चालक हुआ, थोड़ा हम फोटो पर समझ लेते हैं, फोटो की ऐसे जरूरत नहीं है। इसकी धारिता क्या है, C है। इसमें हम किसी क्षण यदि Q1 आवेश देते हैं तो इसकी विभव क्या हो जाती है, V1 हो जाती है। तो इसी बात को लिखे हैं कि माना कि चालक की धारिता C है, आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण चालक पर Q1 आवेश देने पर V1 विभव हो जाती है। देखो Q1 आवेश दिया तो इसका विभव क्या हो जाती है, V1 हो जाती है। तो इसलिए आप लोग को पहले से हम पढ़ाए हैं कि C बराबर Q बटे V होता है। तो यहाँ पर Q का मान कितना है, Q1 है, और V का मान कितना है, V1 है। इसलिए V1 बराबर
Q1 बटे C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। इसको केवल यहां से ये किया और यहां से ये कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से तो हम दिए Q1 आवेश दिए तो V1 विभव हो गया, V1 का मान निकाले तो हो गया Q1 बटे C। अब आगे थोड़ा हम इस पर सोचते हैं कि यदि चालक में dq आवेश देंगे तो कितना कार्य होगा, ठीक है। देखो बाबू, यदि इस चालक को dq आवेश देंगे, पहले से Q1 आवेश दिए थे, इसका विभव में आया Q1 बटे C। अब इतना देने के बाद अब हम कर क्या रहे हैं कि इसी चालक को dq आवेश दे रहे हैं। तो हम यहां पर जब dq आवेश देंगे तो हम ये देखेंगे कि dq आवेश को जब उसमें इंटर कराए तो कितना कार्य करना पड़ रहा है। जैसे फर्स्ट में तो हम Q1 आवेश अभी थोड़ा देर पहले फोटो पर समझा कि Q1 आवेश जब हम दिए तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था, उसके द्वारा कार्य शून्य था क्योंकि कोई प्रतिकर्षण नहीं हो रहा था। लेकिन जो ही Q2 आवेश दिए थे तो हम बताए कि दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होगी, यानी प्रतिकर्षण होगी, और उस प्रतिकर्षण के विरोध में हमें कार्य करना पड़ेगा, तब वे Q2 आवेश से चालक में जाएगा और आवेशित करेगा। तो उसी प्रकार पहले से Q1 आवेश दिए, इसमें Q1 आवेश दिए, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, कार्य शून्य था। लेकिन जो ही इसमें हम dq आवेश देंगे तो इसको dq आवेश जो ही देंगे तो इसको यहां पर इसमें लाएंगे तो ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, दोनों के बीच क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। और प्रतिक्रिया के कारण ये इंटर नहीं करेगा, तो इंटर कराने के लिए एक प्रकार के कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कार्य की मान कितना होगी, ये dq आवेश देने के बाद उस कार्य की मान कितना होगी, उसी पर हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग को बताए हैं कि कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव। एक ये भी फॉर्मूला है कि कार्य बराबर क्या होती है? आवेश गुणे विभव। तो अब हम चलते हैं कार्य यानी कि W बराबर आवेश गुणे विभव हो जाता है, आवेश गुणे विभव। यहां पर हम हिंदी में लिख लेंगे कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। या कार्य को W से सूचित करते हैं। आवेश कितना दे रहे हैं? dq दे रहे हैं। विभव कितना है? V1 है। पहले से विभव देखो, यहाँ पर जब dq को इंटर कराए तो विभव उस समय कितना था? V1 था, ठीक है। dq को इंटर कराने के पश्चात विभव कितना था? V1 था। पहले से V था, लेकिन जो ही Q1 इंटर किया था तो V1 विभव था, तो dq इंटर करेंगे तो V1 पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर देखना है, ये जब आवेश जो है dq यानी कि सूक्ष्म आवेश है, तो यदि सूक्ष्म आवेश को इंटर कराएंगे तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सूक्ष्म ही होगा, अर्थात मेरा कार्य भी क्या हो जाएगा? सूक्ष्म ही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो या dw बराबर, देखो समीकरण 1 से हम V1 का मान रख लेंगे तो dq मल्टीप्लाई Q1 बटे C हो जाएगा। V1 का मान रखें समीकरण 1 से, या dw बराबर हो जाएगा 1 बटे C इंटू Q1 dq, ठीक है। अब देखिए एक बात और देखिए, ये जो चालक पदार्थ था उसमें हमें आवेश कितना देना है? Q आवेश देना है, ठीक है। तो Q आवेश देने में हम कितने हमें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि हम एक छोटा सा आवेश dq दिए तो उसके लिए कार्य हमें करना पड़ा 1/c इंटू Q1 dq। तो यदि हम Q आवेश देंगे तो मेरे द्वारा कार्य, कुल कृत कार्य कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो कुल कृत कार्य, कुल कृत कार्य पर विचार करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन ले लेंगे dw, इधर इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/c इंटू Q1 dq, ठीक है। अब हमें कितना आवेशन करना है, कितना कार्य करना है? तो पहले से इसमें आवेश 0 था और हमें कितना कर देना है? Q प्लस Q तक कर देना है, ठीक है। तो पहले से 0 था, यहाँ पर 0 लिए, मिनिमम वैल्यू 0 लिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या लिए? Q लिए,
ठीक है, यहाँ पर विचार कीजिएगा थोड़ा। पहले से आवेश इसमें 0 था, कितना भरना है, क्यू आवेश भरना है। तो पहले से 0 था, आवेश जो भरना है वो कितना भरना है, क्यू भरना है। तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लगा देंगे। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की इंटीग्रेशन पर। तो हो जाएगा या W बराबर dW का इंटीग्रेशन W हो जाता है, क्योंकि पहले हम समझाए हैं कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। ठीक है, यदि आप लोग नहीं समझे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन dx बराबर x हो जाता है। इसी का dW बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेकर लिख देते हैं मैथ के फॉर्मूला। इंटीग्रेशन dW बराबर W हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन Q0 बाबू। चलो अब देखिए बाबू, इसमें क्या होगा, ये इसमें अचर को हम बाहर करेंगे। तो यहाँ पर Q है तो Q1 क्या हो जाएगी, चर हो जाएगी, जो ये रिलेशन दर्शाता है D से। तो D में Q है और यहाँ पर भी Q है, तो ये तो चर हो जाएगा। लेकिन 1/c जो है ये अचर हो जाएगा। 1/c हम बाहर निकाल लेंगे, ये अचर है। अब हमें हो जाएगा Q1 dQ। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगा या W बराबर 1/c और x के इंटीग्रेशन होता है x²/2। हम पहले लिख चुके हैं कि x की इंटीग्रेशन x dx बराबर हो जाता है x²/2। ठीक है, आप लोगों को हम बताए भी हैं, इस बात को बताए भी हैं। हालांकि आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा, थोड़ा इसको लाइन में लिख देते हैं। ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। तो Q1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q1²/2 या W बराबर हो जाएगा 1/c और Q1²/2 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू Q है और मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है। अब इसके आगे हम करेंगे क्या, यहां से कि या W बराबर हो जाएगा 1/2c। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 बाहर ले लेंगे और Q1 के स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू Q, मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये W बराबर हो जाएगा 1/2c। मैक्सिमम वैल्यू इसमें रखेंगे तो Q², मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो 0²। ये मैथ की सब चीज है। Q1 के एक बार Q रखे और Q1 के एक बार क्या रखे, 0 रखे। ये W बराबर हो जाएगा 1/2c इंटू Q²। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल चीज अपनाएंगे जिससे कि मेरा C कट जाएगा, ये नीचे वाला C कट जाएगा। या W बराबर हो जाएगा 1/2c इंटू Q मल्टीप्लाई Q, Q मल्टीप्लाई Q किए, या W बराबर हो जाएगा 1/2c मल्टीप्लाई Q और ये Q का मान रख लेंगे। तो Q का मान आप लोग कल ही बताए थे, Q बराबर CV होता है। तो इस Q का मान रखेंगे तो हो जाएगा क्या, CV हो जाएगा। ये देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा और मेरा बचेगा या W बराबर 1/2 Q भी बचेगा, जो कि एक गोला जो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। इसके लिए हम W बराबर 1/2 Q भी निकालें। लेकिन परिभाषा से हमें यह क्लियर होता है कि जितना हम कार्य किए वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखो छोटू, इसको एक आवेशित एक चालक है, अनावेशित चालक है, उसको हमें आवेशित करने में यानी कि Q आवेश देने में मेरे द्वारा कुल कार्य W बराबर 1/2 Q भी करना पड़ेगा। तो वही कार्य क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए U बराबर 1/2 Q भी। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा भी ये मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। अर्थात आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q भी होगा। यही हमारा क्या हो गया, व्यंजक हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यहीं पर फिजिक्स की क्लास खत्म करता हूं।
फिर अगले वीडियो में मैं आप लोग से मिलूंगा। थैंक यू।